Hello, dear students. Once again, this is your teacher Sham Vasist. फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आपके पेपर के तहत हमने जो चैप्टर शुरू किया था वो था रॉयल्टी अकाउंट्स, जिसे हिंदी में हम कहते हैं अधिकार शुल्क। मैंने आपको बताया था द टर्म रॉयल्टी एक्सप्रेसेस एन अमाउंट पेएबल बाय वन पर्सन इन रिटर्न ऑफ some special right or privilege conceded to him by another person, such as the right to publish a book or to manufacture and sell a patented article or to work in a mine। यानी अधिकार शुल्क एक इस प्रकार की राशि है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसके द्वारा प्रदान किए गए कुछ विशेष अधिकारों के बदले में देता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पुस्तक प्रकाशित करनी है, कोई पेटेंटेड कोई वस्तु है, उसका निर्माण करने का अधिकार, उसको बेचने का अधिकार, या कोई खान में खुदाई करके माल निकालने का अधिकार, तेल के कुओं से तेल निकालने का अधिकार। तो ये सब बातें हम कर चुके हैं। रॉयल्टी और किराए में अंतर क्या है, ये बात भी हमने की। और रॉयल्टी में लीज क्या होता है, लेसर यानी पट्टा देने वाला, लेसी यानी पट्टा लेने वाला, मिनिमम रेंट मैंने बताया क्या है, फिक्स्ड रेंट या डेड रेंट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग क्या है, ठीक है। और उसके बाद कैसे इसको रिकूप करते हैं और रिकूप करने का क्या क्या तरीका होता है, ये सारी बातें हमने पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने आपको बताई थी। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। देखिए, जब रॉयल्टी का क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आता है, उसको सोल्व करते हैं आप, तो इसका आसान तरीका सबसे पहले ये होता है कि आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें और इन द बुक्स ऑफ लेसी, ठीक है, जो ठेका लेने वाला है, जो जिसने पट्टा लिया है, उस पट्टा लेने वाले को हम लेसी कहते हैं। लेसी सबसे पहले क्या करेगा, एक एनालिटिकल टेबल बनाएगा, ठीक है, जिसे हम विश्लेषण तालिका बोल सकते हैं हिंदी में। विश्लेषण किस चीज़ का करेगा, वो एनालाइज क्या करेगा। देखिए, ये 8 कॉलम एक टेबल है। देयर आर 8 कॉलम्स। सी, दीज आर द 8 कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम ईयर का, दूसरा कॉलम आउटपुट का, थर्ड रॉयल्टी का, फोर्थ मिनिमम रेंट का, फिफ्थ शॉर्ट वर्किंग का, उसके बाद शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड, फिर उसके बाद अनरिक्यूप्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन फाइनली द लास्ट कॉलम अमाउंट पेड टू द लैंडलॉर्ड, यानी भूस्वामी को जो भुगतान की गई है वो राशि। अब सवाल ये है कि इस एनालिटिकल टेबल को बनाना समझने से पहले इसके कॉलम्स को हम समझ लेते हैं। पहला तो सीधे सीधे ईयर्स का कॉलम आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए पट्टा लिया है 6 साल के लिए, 7 साल के लिए, 2001 से लेके 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ये ईयर आ जाएंगे। आउटपुट, आउटपुट जिस भी चीज़ का है, मान लीजिए वो कोई पेट्रोलियम का कोई तेल का कोई कुआं है, उसमें से तेल निकालने का कोई पट्टा लिया है, तो उसमें से जितने घन फुट या लीटर, जैसे भी हम उसकी यूनिट को फिक्स करते हैं, उसके हिसाब से जितना हम उसमें से ऑयल निकालते हैं, वो आउटपुट हर ईयर में कितना हुआ। जैसे पहले साल में हुआ 15,000 लीटर, दूसरे साल में 25,000 लीटर, तीसरे साल में 50,000 लीटर। फॉर एग्जांपल, आपको समझाने के लिए मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ। इस तरह से इसमें आउटपुट आ जाएगा। फिर है रॉयल्टी। अब रॉयल्टी मैंने बताया था कि रॉयल्टी कैसे होगी, ये पर ईयर इसका एक रेट फिक्स कर दिया जाता है कि पर ईयर जो आपको रॉयल्टी मिलेगी वो कितनी है, और वो किसके हिसाब से होगी, यूनिट ऑफ आउटपुट के हिसाब से उसका रेट फिक्स होगा। जैसे पर लीटर उसका रेट हो सकता है, और कोई सामान है पर घन फुट हो सकता है, या पर यूनिट उसकी कॉस्ट हो सकती है, पर टन उसकी कॉस्ट हो सकती है। इस तरह से उसकी
कोस्ट को हम लिख देंगे। जैसे सपोज कीजिए पहले साल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि पहले साल मान लीजिए 15,000 लीटर तेल का उत्पादन हुआ, तो 15,000 लीटर, और मान लीजिए ये क्रूड ऑयल निकालने का जो आउटपुट हुआ है ये 15,000 लीटर हुआ है पहले साल सन 2000 में, और ये आपका जो रेट है ये 5 रुपये पर लीटर है मान लीजिए, तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 द रॉयल्टी विल बी 75,000। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो कम होता है, यानी हम कम तेल या खान में से सामान कम निकाल पाते हैं। तो ऐसे में जो लेसर है उसको ऐसा लगता है कि मिनिमम इतना अमाउंट तो मैंने जो लीज पे सामान दिया है, जो एसेट दी है अपनी, तो उसके बदले में मुझे मिलना ही चाहिए। तो जो मिनिमम अमाउंट जो फिक्स किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड मिनिमम रेंट। सपोज कीजिए कि उसने ये फिक्स किया है 1,00,000 रुपये। अब यहाँ तो 75,000 रुपये ही उसका रॉयल्टी है, तो इन दैट केस वो क्या लेगा, मिनिमम रेंट की राशि वो 1,00,000 रुपये तो आपसे लेगा ही लेगा। शॉर्ट वर्किंग क्या है? शॉर्ट वर्किंग जितना रॉयल्टी और मिनिमम रेंट का आपका बैलेंस है, दैट इज़ जैसे आपकी रॉयल्टी हुई 75,000 और मिनिमम रेंट कितना हुआ आपका 1,00,000, तो ये जो अंतर है 25,000 का, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट वर्किंग। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड। अब ये क्या है, देखिए एक साल में रॉयल्टी अगर कम रही है तो आगे जाके ये भी तो हो सकता है ना कि रॉयल्टी ज़्यादा हो जाए, यानी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए और आप ज़्यादा उसमें से जो प्रोडक्शन कर पाएँ, ऑयल ज़्यादा निकाल पाएँ, सामान ज़्यादा निकाल पाएँ। तो ऐसी स्थिति में जो शॉर्ट वर्किंग है जो पिछले सालों में रह गई थी, उसको अब यहाँ इस लॉस को आप पूरा कर सकते हैं। आगे एक एग्जांपल से मैं आपको ये समझा भी दूंगा। तो शॉर्ट वर्किंग जो रिक्यूप की जाती है उसके लिए एक निश्चित अवधि तय कर दी जाती है, जैसे पहले 4 साल में, पहले 5 साल में, अगले 2 साल में, अगले 5 साल में, अगले 7 साल तक, या अनलिमिटेड टाइम तक आप जब तक पूरी कर सकते हो। तो जिस साल में शॉर्ट वर्किंग होगी, शॉर्ट वर्किंग के कॉलम में हम लिख देंगे, और रॉयल्टी रिक्यूप्ड होगी तो हम पिछले लॉस को पूरा करने के लिए अगले सालों की जो रॉयल्टी का एक्सेस है मिनिमम रेंट पे, उसको हम रिक्यूप करने के लिए, यानी उसको पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लिमिटेड टाइम में ऐसा होगा कि जो रॉयल्टी रिक्यूप नहीं हो पाएगी, सपोज कीजिए वो कहता है कि प्रश्न में कि पहले 5 साल में ही आपने रिक्यूप करने, तो 5 साल के अंत तक जो रॉयल्टी रिक्यूप होगी वो ठीक है, जो नहीं रिक्यूप हुई वो तो लेसी के लिए लॉस हो गया। और ये अगला कॉलम जो 7th कॉलम है ये उसी चीज़ का है कि अनरिक्यूप्ड शॉर्ट वर्किंग विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो पूरी नहीं हो सकी है जो आपकी शॉर्ट वर्किंग की राशि, उसको हम लाभ हानि खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे। और लास्ट कॉलम जो इसका है अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड, यानी ऐसी अवस्था में जहां रॉयल्टी कम थी वहां मिनिमम रेंट आपने दिया है, और ऐसी अवस्था में जहां रॉयल्टी अधिक थी वहां आपने रॉयल्टी उसको दी है। तो इस तरह से इस एनालिटिकल टेबल को एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये एक एग्जाम्पल है, इसका स्टेटमेंट है, इसकी ध्यान से हम पढ़ेंगे कि गोपाल कोल कंपनी took a coal mine on lease from मैसूर कोल कंपनी for 10 years। गोपाल कोल कंपनी ने एक कोल माइन लीज पे यानी पट्टे पे ली है मैसूर कोल कंपनी से 10 साल के लिए। तो अब गोपाल कोल कंपनी ने ली है, तो ये कौन हो गया गोपाल कोल कंपनी? ये लेसी। और जिसने ये लीज दिया है, पट्टा दिया है, ये है मैसूर कोल कंपनी। ठीक है, कोयले की खान है, ये एक माइन है, 10 साल के लिए ली है। कब ली है? 1 जनवरी 2014 को, 1 जनवरी 2014 को, ऑन अ रॉयल्टी ऑफ ₹6 पर टन, यानी जितना प्रोडक्शन होगा उसके 6 रुपये पर टन के हिसाब से रॉयल्टी होगी।
10 साल के लिए ये है। द मिनिमम रेंट वॉज फिक्स्ड एट ₹20,000 पर एनम। प्रति ईयर, हर वर्ष मिनिमम रेंट, चाहे आपकी रॉयल्टी ज़्यादा हो या कम हो, 20,000 रुपये मिनिमम रेंट ये फिक्स किया गया है। डेड रेंट भी इसको बोलते हैं, फिक्स रेंट भी इसको बोलते हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। With the power to recoup short working over the first 4 years of the lease, यानी लीज के इस पट्टे के पहले 4 साल में इसे पूरा किया जा सकता है। 2014 में ये ली है तो 14, 15, 16, 17 तक, 2017 तक, फर्स्ट 4 ईयर्स तक इस शॉर्ट वर्किंग को पूरा किया जा सकता है। द आउटपुट वॉज एज फॉलोज, ये आउटपुट उसने दे रखे हैं। ये ईयर्स हैं 2014 में, ये टन्स में, टन इसकी यूनिट है कोयले की, तो इसमें 2014 में 1000 टन, 2015 में 2500 टन, 2016 में 4000 टन, 2017 में 5500 टन और 2018 में 6000 टन। इस तरह से ये प्रोडक्शन हो रहा है। अब आइए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं, और ये बता रहा है हमें कि एज्यूमिंग दैट द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर, ये मान लिया गया है। इसमें हमने मानना है कि 31 दिसंबर को ये बुक्स जो आपकी क्लोज होती हैं। खैर, ये चीज़ें हमें जो अकाउंट हमें बंद करने हैं, ये काम आएगी जब हम अकाउंट बनाएंगे उस वक्त। पहले हम इसकी एनालिटिकल टेबल को अब देखते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। ये है आपकी एनालिटिकल टेबल, 8 कॉलम है। ईयर्स, आउटपुट इन टर्न्स, देन रॉयल्टी एट द रेट 6 रुपीज़ पर टन, ठीक है। मिनिमम रेंट 20,000 रुपीज़, ठीक है, पर ईयर, ये दे ही रखा है इसमें। शॉर्ट वर्किंग का कॉलम है, देन शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड का है, और पहले 4 साल में कर सकते हैं हम। उसके बाद अनरिक्यूप्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट, वो दे रखा है। एंड फाइनली लास्ट कॉलम इज ऑफ अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। नाउ सी, 2014 में जो आपका प्रोडक्शन हुआ 1000 टन, और 1000 टन 6 रुपये रॉयल्टी के हिसाब से 6000 रुपये हो गए, ठीक है। 6 रुपये पर टन के हिसाब से अगर देखेंगे, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 6000। इसी तरह से 2500 को 6 से करेंगे अगर मल्टीप्लाई तो 15,000, 4000 को करेंगे तो 24,000, 5500 को करेंगे तो 33,000 और 6000 को करेंगे तो 36,000। तो ये पहले 3 कॉलम में कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम रेंट इज ऑल्सो गिवन फॉर ईच ईयर, हर साल मिनिमम रेंट आपका 20,000 रुपये आपको दे रखा है। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ यहाँ से अब हमारी कैलकुलेशन शुरू होती है। शॉर्ट वर्किंग का जो कॉलम है आपका, नेक्स्ट जो 5वां कॉलम है, शॉर्ट वर्किंग देखिए कहाँ हुई। पहले साल में, क्योंकि बिजनेस शुरू हुआ है तो आमतौर पे ऐसा होता है शॉर्ट वर्किंग शुरू के सालों में ही ज़्यादा होती है, तो उस वक्त काम पूरी गति से नहीं हो पाता है, बहुत सारे कारण उसके हो सकते हैं। तो शॉर्ट वर्किंग देखिए, रॉयल्टी आपकी थी 6000, लेकिन मिनिमम रेंट आपको देना पड़ा 20,000 रुपये। 20,000 रुपये मिनिमम रेंट देना पड़ा, तो शॉर्ट वर्किंग कितनी होगी आपकी? 14,000, ठीक है। उसके बाद अगले साल हम देखते हैं, तो अगले साल प्रोडक्शन जो हुआ आपका वो 2500 टन हुआ, 6 से इसको मल्टीप्लाइड किया तो ये क्या हुआ, 15,000 रुपये आपकी रॉयल्टी बनी। लेकिन यहाँ भी शॉर्ट वर्किंग होगी क्योंकि 20,000 रुपये आपका मिनिमम रेंट यहाँ भी है, यानी 5,000 रुपये शॉर्ट वर्किंग होगी। उसके बाद के सालों में आप देखिए, अगले साल 2016 में 24,000 है, उसके बाद 33,000 है, उसके बाद 36,000 है और मिनिमम रेंट 20,000 है। यानी यहाँ रॉयल्टी अब रिक्यूब करने का आपको साधन बन गया है, क्योंकि आपके रॉयल्टी जो है आपकी ये मिनिमम रेंट से ज़्यादा है। लेकिन शर्त क्या है कि पहले 4 साल में, यानी 2014 में या 2015 में जो शॉर्ट वर्किंग हुई है, तो पहले 4 साल में ही उसे आप रिक्यूब कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। यानी 2017 तक ही हम इसे रिक्यूब करने का अधिकार रखते हैं। 10 साल का ये लीज है। अब देखिए नेक्स्ट कॉलम पे चलते हैं। आपको ये पहले पता लग गया है, 2014 में आपको 14,000 की शॉर्ट वर्किंग हुई, 2015 में 5,000 की शॉर्ट वर्किंग हुई। लेकिन शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब करने का आपको मौका कहाँ मिला? 2016 में, क्योंकि यहाँ पे रॉयल्टी देखिए 4,000 टन आपका आउटपुट
₹6 के हिसाब से 24,000 रुपये, मिनिमम रेंट था आपका 20,000, यानी 4,000 रुपये आपके सरप्लस हो गए। ये सरप्लस क्या है, अब आप जो 19,000, 14,000 और 5,000, ये 19,000 रुपये अब तक आपकी शॉर्ट वर्किंग हो चुकी है, इसको आप रिक्यूब कर सकते हैं। अब यहाँ कितने का फ़ायदा हो रहा है आपको, 4,000 का, तो 4,000 रुपये तो आप यहाँ इसको रिक्यूब कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर देखिए, जो 5500 टन आपका प्रोडक्शन है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33,000 रुपये आपकी रॉयल्टी है और मिनिमम रेंट है 20,000। तो ये आखिरी साल है 2017, चौथा साल है, फोर्थ ईयर है, फर्स्ट 4 ईयर में ही आप इसको रिक्यूब कर सकते हैं। तो 13,000 आप यहाँ इस पे इसको रिक्यूब कर लेंगे। तो टोटल आपकी शॉर्ट वर्किंग थी 14,000 और 5,000 यानी 19,000, और आपने रिक्यूब कर ली 4,000 और 13,000, टोटल 17,000। तो जो अनरिक्यूब्ड रॉयल्टी है वो इस साल 2017 में वो आपकी रह गई 2,000, विच विल बी ट्रांसफर टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लेसी जो है, जिसने ये पट्टा लिया है, ही विल ट्रांसफर दिस अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये उसका लॉस है, ठीक है, यहाँ हम उसको पूरा नहीं कर सके। अब जो लैंडलॉर्ड को पेमेंट होनी है लास्ट अमाउंट, देखिए जो हम दो इसमें कॉलम्स को देखेंगे, एक कॉलम है रॉयल्टी का, दूसरा है मिनिमम रेंट का। जो कॉलम ज़्यादा अमाउंट दिखाता है वही पेमेंट की जाएगी लैंडलॉर्ड को। पहले साल देखिए 20,000 ज़्यादा है, 20,000 होगी, दूसरे साल 20,000 ज़्यादा है, 20,000 होगी, तीसरे साल 24,000 ज़्यादा है लेकिन 4,000 रुपये आपने रिक्यूब भी कर लिया, इसलिए 20,000 रुपये ही आपका पेमेंट हुआ। उसके बाद अगले साल 33,000 ज़्यादा है लेकिन यहाँ भी आपने क्या किया, 13,000 तो आपने पूरा कर लिया, 13,000 पूरा कर लिया, और 2,000 रुपये आपके जो अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग है वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिए। तो इस तरह से 20,000 रुपये यहाँ भी लैंडलॉर्ड को पेमेंट होगी। अगले साल फाइनल 2018 में आप देखेंगे तो 36,000 रुपये रॉयल्टी है, 20,000 रुपये मिनिमम रेंट है। यहाँ मिनिमम रेंट नहीं बल्कि पेमेंट किसकी होगी लैंडलॉर्ड को, 36,000 रुपये की, क्योंकि यहाँ प्रश्न कोई शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड का या मिनिमम रेंट का उठता ही नहीं है। यहाँ सारा का सारा अमाउंट, क्योंकि ₹6 पर टन के हिसाब से जो रॉयल्टी थी, 6,000 टन का आउटपुट हुआ, 36,000 रुपये बने। ये यूं के यूं लेसी के द्वारा लेसर को पेमेंट कर दी जाएगी, लेसर यानी आपका लैंडलॉर्ड। तो इस तरह से ये आसानी से हम इस तरह से ये बना सकते हैं इसको, एनालिटिकल टेबल को। ये 8 के 8 कॉलम्स जो हैं बहुत आसान है समझने में, और बहुत तरीके से हम इसको जब समझ लेते हैं तो हमारे लिए आगे का जो प्रश्न है वो आसान हो सकता है। हालांकि इसको आप ज़रूरी नहीं है, अगर प्रश्न में ये कहा जाए कि एनालिटिकल टेबल आप बनाइए तो ही आप को बनानी है, अदरवाइज़ आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसको रफली वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, रफ वर्क में भी। लेकिन मैं आपको सुझाव ये दूंगा कि आप एनालिटिकल टेबल को बनाइए ताकि एग्जामिनर को आपकी इंटेलिजेंस पे या आपकी नॉलेज पे किसी तरह का कोई शक व शुबा ना रहे। तो बेहतर ये है कि आप एनालिटिकल टेबल को भी आप अपने जो पेपर है उसमें इसको डालिएगा और इसे बनाइएगा। सो आज हम ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इससे संबंधित जो जर्नल एंट्रीज़ हैं वो किस प्रकार से बनाई जाती हैं और उसके आगे का काम कैसे होगा। सो थैंक यू वेरी मच।